नमस्कार। बड़ी खबर और बड़े खुलासों के साथ संगम प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज संगम प्राइम में हम करेंगे यूपी पुलिस का रियलिटी टेस्ट और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यूपी के पुलिस वाले हथियार तक नहीं चला पाते हैं। समझेंगे कि आखिर यूपी में थाने चलाता कौन है और जेलों में किसका राज चलता है। खबर यूपी की ताराशाह से जुड़ी हुई होगी, जहां प्यार, शादी और धोखे की दास्तान ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है इस मामले का सच, इसका भी खुलासा करेंगे। और बात बिहार की होगी, जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीतन राम मांझी के एक बयान ने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। बात बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे 90 के दशक में जंगल राज बिहार का दरवाजा अब एक बार फिर से वो स्थितियां आ गई हैं और वो फिर से सामने दिख रहा है। साथ ही बात करेंगे वाराणसी में आए अच्छे दिनों की। तो जापान से मोदी क्या लेकर आए हैं, खास हिंदुस्तान लौटे हैं, इसकी भी फहरिस्त आपको बताएंगे कि आखिर जापान से आपके हिस्से का क्या लेकर आए हैं मोदी। लेकिन शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के साथ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम केरल के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। शीला दीक्षित की जगह लिए। डीएलएफ को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से करारा झटका। गुड़गांव में आवंटित 353 एकड़ जमीन रद्द। हरियाणा सरकार ने दी थी जमीन। केंद्र सरकार की 3 राज्यों में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी। बिजली मंत्री पीयूष गोयल का बयान। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के लिए रोड मैप तैयार। जापानियों का दिल जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के दौरे से लौटे स्वदेश। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया स्वागत। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में पुलिस महानिदेशकों को लगाई फटकार। वर्दी में नहीं आने पर जताई नाराजगी। वहीं बहरोड में पुलिसकर्मियों की हत्या पर कहा अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रास्ते पर चीन कर रहा है विचार। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हो सकता है औपचारिक ऐलान। डीएनए अखबार का बड़ा खुलासा। हवाला आरोपी मोइन कुरैशी ने भी की थी सीबीआई डायरेक्टर के घर पर मुलाकात। 15 महीने में 90 बार मुलाकात। वहीं कोल घोटाले के आरोपी विजय दर्डा भी मिले सीबीआई निदेशक से। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। कहा मौजूदा योजना से 200 साल तक नहीं हो पाएगी सफाई। 3 हफ्ते में बताएं नई योजना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमन और एडीएम शिशिर कुमार पर कोर्ट की अवमानना के आरोप तय। पतवारी गांव में भूमि अधिग्रहण रद्द नहीं करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को सजा का ऐलान। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला। अमरोहा जिले के गजरौला में शमशुद्दीन नाम के शख्स पर संगीन आरोप। नाम बदलकर अलीगढ़ की लड़की से की शादी, फिर धर्म परिवर्तन के लिए करता था पिटाई। कानपुर में रेलवे कॉलोनी की छत पर गिरा 2 सीटर ग्लाइडर। हादसे में महिला पायलट समेत कुछ लोग जख्मी। फर्रुखाबाद में दिखने लगे बाढ़ के साइड इफेक्ट। 17 गांवों में बढ़ी कुंवारों की तादाद। बाढ़ की वजह से नहीं हो पा रही है लड़कों की शादी। फिर बाहर निकला रैगिंग का चिन्ह। लखनऊ के पॉलिटेक्निक का मामला। सीनियर छात्रों पर जूनियर्स को बुरी तरह से पीटने का आरोप। कई छात्रों को सुनने में हो रही है परेशानी। आला अफसरों ने कही जांच की बात। एमपी में भोपाल के बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला। 2nd ईयर के छात्र ने 4th ईयर के 2 छात्रों समेत 6 लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। सवालों में कॉलेज प्रबंधन और पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश में साइकिल घोटाला उजागर। सीएजी रिपोर्ट में खुली पोल। 35 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला। स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया घोटाले से इनकार। कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश के बर्खास्त आईएएस जोशी दंपति के खिलाफ लोकायुक्त का शिकंजा। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कभी भी हो सकती है दोनों की गिरफ्तारी। टीम का गठन कर जोशी दंपति की तलाश सरगर्मी से जारी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होगी आसान। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने बनाया रोड मैप। राष्ट्रीय राजमार्गों को जाएगा जोड़ने की योजना। 12,000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नाराज विधायकों के मान मनोबल की शुरू की कोशिश। विधायकों से कहा धरने पर बैठने की नहीं पड़ेगी जरूरत। विकास कार्यों के लिए जल्द आवंटित होगा धन। होमकुंड पहुंची नंदा देवी राजजात यात्रा। चंदनिया घाट पर पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं ने शुरू की वापसी। 280 किलोमीटर लंबी दुर्गम यात्रा है राजजात। और अब संगम प्राइम की अहम खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी का जापान दौरा खत्म हो चुका है।
ऐसा पहली बार हुआ जब जापान किसी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में इस कदर बेकरार रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब जापान ने इस कदर किसी भारतीय पीएम का स्वागत किया। और ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में निवेश के लिए जापान ने अपनी झोली खोल दी और सालों पुरानी कई कस्में तोड़ दी। मोदी ने जापान से भारत में निवेश के तमाम दरवाजे खोल दिए, तो वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर गंगा की सफाई जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी जापान से तकनीकी सहयोग की सहमति ले ली। हालांकि इस दौरे में असैन्य परमाणु समझौते पर बात नहीं बन पाई, लेकिन इसे छोड़कर तो ये दौरा अपने आप में अब तक का सबसे सफल दौरा माना जा सकता है, क्योंकि इस दौरे ने पूरे एशिया में अपना असर दिखाया है। जापान से बढ़ती नजदीकियों से चीन चिंतित है और उसने भारत के लिए कई सौगातों की पेशकश की है। यानी मोदी फॉर्मूला एक बार फिर हिट रहा है। और इस हिट फॉर्मूले की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, वो भी सीधे जापान से। मोदी की यात्रा के बाद जापान में हिंदी के प्रति लगाव बढ़ रहा है। हिंदी सीखने के लिए जापानी प्रेरित हो रहे हैं। जी बिजनेस संवाददाता असीम मनचंदा ने जापान के हिंदी प्रेमियों से बात की। हम इस वक्त स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर टोक्यो में खड़े हैं। जानते हैं यू हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाउ आर यू फीलिंग? It's a very pleasure, my pleasure. Yeah. So you have come here with a traditional dress. What is the reason behind that? Because to welcome Prime Minister Modi ji, we wear traditional dress. You are a Hindi teacher and you are running Hindi classes. Of course, yeah. So your Hindi must be really good. Can you speak something in Hindi for us? Oh. अच्छा, तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सावरा है। तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। Have you also learned some words in Hindi? You can explain that. Okay. नमस्कार, मेरा नाम मीहो है। मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। Can you also? नमस्कार, मेरा नाम चिका। That's all what I can say. I'm sorry. लेकिन ये उत्साह की कमी नहीं है। लोगों ने भी हिंदी बेशक भले ही सीखना शुरू किया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो उनको हिंदी सीखे हुए मिलेंगे। असीम मनचंदा, जी मीडिया, टोक्यो। और इतना ही नहीं, जापान में भारतीय रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को उम्मीद भी यही है कि नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ज्यादा से ज्यादा भारतीय वहां पर F&B इंडस्ट्रीज में कारोबार कर पाएंगे। मैं यहाँ भारतीय खाना खाने के लिए तरस गया हूँ, इसलिए मैं पहुंचा हूँ एक भारतीय रेस्टोरेंट। आइए वहाँ पे जानते हैं कि शेफ से आज आप क्या बना रहे हैं भारतीय खाने में? आज भारतीय खाने में कढ़ाई चिकन, मिक्स सी फूड और घुगनी, चना और आलू जो घुगनी होता है हमारे बिहार का, वो यहाँ आज परोस रहे हैं हम जापानियों के लिए। स्पेसिफिकली पॉपुलर कौन सी डिश है आपकी जो जिसको कि जापानी डिमांड करते हैं कि हमें ये डिश खानी है? तंदूरी चिकन बहुत लाइक करते हैं जापानी। तो डेफिनेटली तंदूरी चिकन का मैजिक जो है वो जापान में भी चढ़ करके बोल रहा। डेजर्ट में लोगों को क्या पसंद होता है, क्या मांगते हैं? डेजर्ट में सर हमारे यहाँ गाजर हलवा है, कुल्फी है और गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, सेमिया है, रसमलाई है। डेफिनेटली अगर आप कहीं भी टोक्यो में पहुंचे हैं और आपको चाहिए कि आपको घर जैसा खाना खाएं या इंडियन खाना खाएं, तो आप यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा कि सारे इंडियन शेफ भी हैं जो कि इंडियन खाना बनाते हैं और खासतौर पर जापानियों के लिए तंदूरी चिकन जो है वो बनाते हैं और आप उस खाने को आकर के यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं। कैमरामैन शंकर सन के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, टोक्यो। तो जापान सेगमेंट से स्विच ओवर करते हैं चीन सेगमेंट पर और आपको बताएं कि मोदी की जापान यात्रा का असर चीन पर भी दिखा है, क्योंकि चीन ने एक के बाद एक कई पेशकश की हैं। इसमें सबसे खास है कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हुई बातचीत। खबर है कि इस यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए चीन नया रूट खोलने पर विचार कर रहा है। इसका ऐलान चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के आगामी भारत दौरे के दौरान किया जा सकता है। ये रूट श्रद्धालुओं के लिए पहले रूट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगा, ज्यादा सुगम होगा।
पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में हुई चीनी राष्ट्रपति से अपनी पहली मुलाकात के दौरान भारतीय श्रद्धालुओं के लिए नया रूट खोलने पर उनसे बात की थी। चीनी अधिकारियों का कहना है कि वो इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति इस महीने के तीसरे हफ्ते में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान चीनी राष्ट्रपति भारत में निवेश की भी कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। पर इतना ही नहीं, जापान से भारत की नजदीकियों पर चीन की बारीक नजर है। लिहाजा जापान से बुलेट ट्रेन की तकनीक को लेकर भारत का समझौता होने के बाद अब चीन भी ये चाहता है कि वो भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना में निवेश करे। दरअसल वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण चीन गई हैं, जहां चीन के वाणिज्य मंत्री गाओ हुचिंग से करीब 2.5 घंटे तक सीतारमण की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद चीन ने भारत में बड़ा निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इसे लेकर चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के वक्त घोषणा भी हो सकती है और दौरा इसी महीने के तीसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है। और इतना ही नहीं, चीन पर्यटन को लेकर भी भारत में सहयोग करने के लिए इच्छुक है, तो वहीं दोनों पक्षों के बीच भारतीय फिल्मों को चीन में दिखाने पर भी सहमति बनी है। तो इस तरह से कई ऐसे पहलू हैं जिन पर चीन अब भारत के साथ नजदीक आने को इच्छुक दिख रहा है और ये सब कुछ हुआ है जापान दौरे के बाद। भारत और जापान के बीच बढ़ती नजदीकियों का असर है कि चीन अब खुद से इच्छा जता रहा है, भारत के साथ सहयोग की अपनी मंशा उसने जाहिर की है। जाहिर है कल तक सीमा विवाद को लेकर तेवर तीख दिखाने के बाद अब उल्टे सीधे बयान देने वाला चीन आखिर एकाएक क्यों बदलने लगा और इसे भी समझना बेहद जरूरी है। आपको बताएं, दरअसल इसके पीछे की असल वजह मोदी का सफल जापान दौरा ही है। दरअसल एशिया में जापान ही एक ऐसा देश है जो अगर सीधे सीधे चीन के खिलाफ उतर आए और उसे भारत जैसा सहयोगी मिल जाए तो चीन की हालत पतली हो सकती है। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि चीन की मौजूदा तरक्की में जापानियों का योगदान सबसे ज्यादा है। कई दशकों तक चीन और जापान के बीच तकनीकी सहयोग का सिलसिला चलता रहा। चीन ने अपने यहां जापान मॉडल को लागू करके ही अपने यहां लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया है। जापान की तकनीक के सहयोग से ही चीन ने कई अहम सामरिक निर्माण किए हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में चीन और जापान के रिश्तों में खटास आई है, खासकर शिंजो आबे के जापानी पीएम बनने के बाद और भी ज्यादा। चीन भी दरअसल जापानी द्वीपों पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आता। नतीजा यह है कि जापान अब चीन से उकता सा गया है और ऐसे वक्त में जापान को भारत के तौर पर एक मजबूत सहयोगी मिल रहा है, जिससे अगर रिश्ता लंबे वक्त तक चला तो चीन के लिए दो तरफा चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा ये साफ है कि जैसे जैसे जापान भारत के रिश्ते परवान चढ़ेंगे वैसे वैसे चीन की हेकड़ी कम होती जाएगी। यूपी में सबसे बड़ा सवाल क्या है? यकीन मानिए पहला जवाब यही होगा कि कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था की हालत क्यों खराब है, इसके लिए यूपी में किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, ज्यादातर लोग यही मानेंगे कि इसके पीछे असल वजह पुलिस का रवैया है। सवाल ये कि फिर पुलिस का रवैया बदलता क्यों नहीं? आखिर कानून की रक्षा करने वाले, कसम खाने वाले कानून तोड़ कैसे देते हैं? आखिर क्यों ईमानदार पुलिस वाले खुलकर काम नहीं कर पाते? आखिर क्यों पुलिस वालों की संख्या इतनी कम है? आखिर क्यों पुलिस वालों को बेहतर हथियार नहीं मिल पाते? ऐसे तमाम सवाल हैं जो यूपी के पुलिस तंत्र की पोल खोलते हैं और पुलिस सुधारों की जरूरत पर बल देते हैं। इसके बावजूद पुलिस सुधारों को लेकर कुछ भी खास हो नहीं पाया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में पुलिस तंत्र का वो सच जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे। हम करने जा रहे हैं यूपी पुलिस का रियलिटी टेस्ट। यूपी पुलिस को लेकर सवाल कम नहीं उठे हैं। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि कानून की रक्षा करने वाले आपराधिक घटनाओं में शामिल पाए गए हैं, तो वहीं यूपी पुलिस का केस सुलझाने के तरीकों पर भी हमेशा सवाल उठते रहे। हालात यहां तक आ गए हैं कि अब बड़े अधिकारी भी इन कमियों की बात खुलकर मानने लगे हैं और ऐसा ही कुछ सवाल और सवालों के साथ साथ ऐसे कुछ खुलासे भी हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस का रियलिटी टेस्ट। हथियारों में तंग पुलिस के हाथ। पुलिस वालों को हथियार ना तो खोलना आता है और ना ही चलाना आता है, और तो और परेड तक नहीं कर पाते यूपी के पुलिस वाले। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मानना है पुलिस के एक आला अधिकारी का। तस्वीरें गोंडा की हैं, जहां गोरखपुर जोन के आईजी एसके माथुर ने निरीक्षण के दौरान ये कमियां पाई हैं। थाने में जो हम लोग ने संसाधन दिए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है या आर्म्स दिए हैं, असला दिए हैं, उनकी खोलना जोड़ना, उनकी चलाने की जानकारी नहीं है। चिली स्प्रे है, एंटी राइट इक्विपमेंट दिए गए हैं, टीयर गैस गन वगैरह है, उनको किसी को चलाना नहीं आता है। इतना ही नहीं, आईजी ने अपने निरीक्षण में ये भी पाया कि पुलिस वालों को ठीक से परेड तक करना नहीं आता। सीओ लेवल, क्षेत्राधिकारी लेवल पे परेड का स्तर बहुत खराब है।
किसी को भी ठीक से परेड करना नहीं आता है। जाहिर है ये बयान पुलिस वालों को दी जा रही ट्रेनिंग पर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर पुलिसगिरी का बेसिक न जानने वाले ये जवान आपकी और हमारी हिफाजत भला कैसे करेंगे। मुरादाबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी भी मानते हैं कि जवानों को सही ट्रेनिंग नहीं मिलने से ये हालात पैदा हुए हैं। हो सकता है कि वेपन में कभी कोई उसके मेंटेनेंस के स्तर पर कोई बात हो या ट्रेनिंग में कहीं कोई किसी तरह की कमी है। इसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज हम आयोजित करते हैं और कोशिश करते हैं कि परफेक्शन आए। अब सवाल ये कि जो सूबे आपराधिक घटनाओं के मामले में देश में अव्वल हों, जहां कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का मामला पूरे देश में सरकार की किरकिरी करवाता हो, उस प्रदेश में पुलिस वालों की ये हालत चौंकाने वाली है। साथ ही सवाल खड़े करती है कि आखिर पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने वाले सिस्टम में सुधार क्यों नहीं होता। क्या बिना बुनियाद मजबूत किए बेहतर कल का सोचा जा सकता है। गोरखपुर से मुकेश पांडे और मुरादाबाद से दीपचंद जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर है समझना मुश्किल नहीं है कि जब बुनियाद ही कमजोर है तो भला कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे। हालत यह है कि पुलिस का खौफ अपराधियों के अंदर से निकल चुका है। अब हाथरस से सामने आए इस मामले पर ही गौर कीजिए। हाथरस में मंगलवार रात थाना परिसर में मारपीट की घटना हो गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करवाया और जांच कर रही है, लेकिन यह घटना यह बताती है कि यूपी में लोग पुलिस वालों को कितने हल्के में ले रहे हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब यूपी अपराध के मामले में पूरे देश में अव्वल है। यहां पुलिस सुधार की बात लंबे वक्त से उठती रही है, लेकिन यहां पुलिस सुधार के नाम पर अब तक एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जा सका है। पूरे प्रदेश में पुलिस वालों की भारी कमी है। अनुमान के मुताबिक यूपी में 50% तक पद खाली पड़े हुए हैं। यूपी में नागरिक पुलिस की तादाद 2,95,000 होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में 1,45,000 पुलिस वाले ही काम कर रहे हैं, यानी 50% तक पद खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कमी हेड कांस्टेबल स्तर तक के पुलिस वालों की है, जो 65% है। वहीं कांस्टेबल 45% कम है तो इंस्पेक्टर 50% और एसआई 55% कम है। यूपी में हर 1 लाख पर सिर्फ 74 पुलिस वाले हैं। और जाहिर है इसका जो असर होगा। अब जरा अपराध के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। एनसीआरबी की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक अपराध की घटनाओं के मामले में यूपी का ग्राफ बढ़ा है। हत्या और अपहरण की घटनाओं के मामले में यूपी नंबर 1 है, तो महिलाओं पर अपराध के मामले में यूपी का नंबर 3 है। पिछले साल के मुकाबले इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले यूपी में ही दर्ज किए गए। और ये नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग को रेप, मोलेस्टेशन, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और घरेलू हिंसा जैसे जो मामले उसके सामने आए, उनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से ही आई हैं। साल 2013 में महिला आयोग के पास 15,666 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से सबसे ज्यादा 7,981 मामले यूपी के हैं। 2013 में 63 रेप पीड़िताओं ने एनसीडब्ल्यू में गुहार लगाई, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 44 था। और इसी तरह वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न की 35 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग को मिली, जो 2012 में मात्र 15 थी। और अब यूपी की तारा को इंसाफ हो। जी हां, लव जिहाद क्या है? क्या ये हकीकत है या फिर व्यक्तिगत मामलों को अलग रंग दिया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो लव जिहाद को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसे संयोग कहिए या फिर साजिश, ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रांची की तारा शाहदेव केस में इस मामले ने जो तूफान खड़ा किया था वो नहीं थम रहा है। एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे साजिश की बू आती है। इनकार करने वाले चाहे कितना भी इनकार कर लें, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिना आग लगे धुआं उठना मुमकिन नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तारा शाहदेव की कहानी यूपी में दोहराई गई है। काफी हद तक तारा के दर्द से मिलती जुलती इस कहानी में भी प्यार, शादी और धोखे की ऐसी कहानी है जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल अमरोहा के गजरौला से आया है सनसनीखेज मामला, जिसने लव जिहाद को लेकर बहस एक बार फिर तेज कर दी है। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। मां के थप्पड़ से नाराज इस लड़की ने घर छोड़ते वक्त ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी बर्बादी के ऐसे भंवर में उलझने जा रही है जहां से वापस निकल पाना खासा मुश्किल है। अलीगढ़ की रहने वाली इस लड़की ने मां से नाराज होकर घर तो छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली आकर एक बड़ी मुश्किल में फंस गई, जहां इसकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। अपने घर पे रखा,
फिर वो हिंदू बता के लेके आया था मुझे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मोमडन है, क्योंकि एक लड़का था उसका दोस्त, वो उसके घर आया था कि शमसुद्दीन है। मुझे यहाँ शमसुद्दीन तो कोई नहीं है, तो कहने लगा नहीं, जिसके घर में आप रह रहे हो वो शमसुद्दीन ही है। फिर मैंने पूछा आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करा, आपने झूठ क्यों बोला कि मैं मोमडन नहीं हूँ। फिर उसने उसी दिन से मारना चालू कर दिया। दरअसल दिल्ली आई इस लड़की की मुलाकात विकास नाम के शख्स से हुई। विकास ने पहले पीड़ित को अपनी बातों में उलझाया और फिर उसे अगवा कर लिया। बाद में विकास के एक साथी ने पीड़ित को ये बताया कि विकास का असली नाम दरअसल शमसुद्दीन है। ये बात सुनकर पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसने शमसुद्दीन से इस बाबत सवाल किया तो शुरू हो गया प्रताड़ना का सिलसिला। शमसुद्दीन ने उसे बुरी तरह मारा, पीटा और धर्मांतरण का दबाव डाला, लेकिन पीड़ित को ये मंजूर नहीं था। शमसुद्दीन के चंगुल में बुरी तरह फंसी पीड़िता को भागने का मौका उस वक्त मिला जब शमसुद्दीन उसे मुरादाबाद बेचने के लिए लाया। इस दौरान पीड़ित वहां से भाग निकली और एक सामाजिक कार्यकर्ता कुमुद शर्मा के घर पहुंच गई। दरअसल पीड़ित को कुमुद शर्मा का नंबर शमसुद्दीन के घर से ही मिला था। ये लड़का इसका यौन शोषण बराबर करता रहा, वो लड़की इसका जब विरोध करती थी तब इसको बुरी तरह से पीटता था। तो मुझे लगा हुआ था कि मैं इन लड़कियों को निकालूं। मैं इनको जैसी मुझे मौका मिला मैं लड़की को एक को निकाल लाई और एक लड़की किरण इसके चुंगल में आज भी है, अभी भी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात इसका मुकदमा लिखा गया है 342, 376 का। लड़की ने खुद लिखवाया है। ये बात हो सकती है, ये जांच का विषय है कि उसका दुरुपयोग तो उसका किया गया है, लेकिन जहां तक धर्मांतरण की बात है कि धर्म परिवर्तन की, इस पर गहन छानबीन की आवश्यकता है और बड़े खुले दिमाग से इस पर जांच करने की आवश्यकता है। पहले गलत नाम बताकर दोस्ती, फिर धर्मांतरण के लिए दबाव और न मानने पर हैवानों जैसा सलूक। रांची की तारा शाहदेव और अमरोहा की इस लड़की की कहानी काफी हद तक एक जैसी है। तारा का गुनहगार रकीबुल हसन तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन अमरोहा की इस पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। विनीत अग्रवाल, जी मीडिया, अमरोहा। आपको एक बार फिर बताते हैं कि आखिर इस मामले को हम तारा शाहदेव मामले की तरह क्यों कह रहे हैं। आखिर क्या है तारा शाहदेव का मामला? दरअसल रांची की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव की शादी रंजीत कुमार कोहली नाम के शख्स से हुई थी। तारा शाहदेव ने आरोप लगाया कि रंजीत कुमार का असली नाम रकीबुल हसन है और उसने धोखे से शादी की है। तारा शाहदेव ने रकीबुल हसन पर मारपीट का आरोप भी लगाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासे होने लगे। रकीबुल हसन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खुलासों ने बिहार और झारखंड के कई मंत्रियों, जजों और अधिकारियों से उसके रिश्तों का खुलासा किया है। और इतना ही नहीं, तारा शाहदेव का आरोप है कि रकीबुल हसन धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का एक हिस्सा है। तो लव जिहाद के मामलों को लेकर बहस तेज है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। रांची की शूटर तारा शाहदेव, जो कि खुद ऐसे मामले का शिकार हुई थी, उनका तो कम से कम ऐसा ही मानना है। 31 अगस्त को जी संगम पर दिए खास इंटरव्यू में तारा शाहदेव ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था। आप भी सुनिए उस दिन की बातचीत का यह हिस्सा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये इंसान मुझे मारता था तो ये लोग कहते थे, मतलब ये जो इनका एक लाइन था, ना तुम पहली हो ना तुम आखिरी हो, तुम जैसे लड़कियों का गुरूर कुचलना और तुम्हें अपना गुलाम बनाना या मुस्लिम धर्म कबूल कराना हमारा मकसद है। और ये जो हमारा सर्कल है, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो कितना बड़ा, और हम बहुत दिनों से ये सर्कल चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये बातें तो मेरे मन में उस समय से थी कि ये अकेले इंसान की बस की बात नहीं है। जब मैं इंसाफ के लिए मतलब उससे बोलती थी प्लीज मुझे छोड़ दो करके, बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की अपने हद तक, तो वो कहता था तुम कहाँ जाओगी न्याय मांगने, हर जगह मैं हूँगा। तो सुना आपने तारा शाहदेव को किस तरह से वो इशारा कर रही हैं एक सिंडिकेट की तरफ। दरअसल लव जिहाद को लेकर सुर्खियां काफी पहले से बन रही हैं। सियासी तौर पर उठाए गए इस मामले की पड़ताल के बाद इतने सारे मामले सामने आए हैं कि सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। आइए पुराने मामलों की फेहरिस्त पर गौर करते हैं। रांची से लव जिहाद का मामला सामने आया, इसके बाद लखनऊ में एक आर्मी के क्लर्क का मामला आया, बिजनौर से और मुरादाबाद और सहारनपुर से सामने आए मामले, सोनीपत में भी एक जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया और मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एक डॉक्टर पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। और इतना नहीं, ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने
गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। और अब बिहार की बात। लंबे वक्त तक जातीय संघर्ष और निजी सेनाओं के वर्चस्व की लड़ाई में पिसता बिहार बीते एक दशक में बदला है। ये बात तो जरूर है, लेकिन बदलाव का ये सिलसिला अब थमता हुआ सा नजर आ रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह का माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है, उससे अतीत की वो आहट साफ महसूस की जा सकती है। ऊपर से सूबे के कर्ता धर्ताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि कोई भी अपना माथा पीट ले। पहले बिजली के लिए वोटरों को धमकाने वाला बयान, फिर चूहा खाने की सलाह देने वाले बिहार के सीएम का एक नया बयान, जिसमें मांझी साहब ने ऐलान किया है कि छोटा मोटा हेरफेर करना गलत नहीं है। अब सवाल ये कि क्या इन बयानों को मौजूदा तंत्र की मानसिकता माने, और अगर ये मानसिकता है तो किस राह पर जा रहा है बिहार? बिहार में विकास के वादे तो बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि सूबे के मुखिया को विवादित बयानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी पुराने बयानों से पीछा छूटा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नए बयान ने सियासी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली की सरकार विदेशों से काला धन लाने की बात करती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उल्टी गंगा बहाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने काम से ज्यादा विवादित बयान देने के लिए सुर्खियां बटोरने वाले मांझी साहब ने अब की कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर सियासी तौर पर उनकी खूब किरकिरी हो रही है। मांझी साहब का ख्याल है कि छोटे मोटे हेरफेर में कुछ गलत नहीं है। ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000। लेकिन जो 4000 करोड़ का कालाबाजारी करता है, ध्यान तो वहां जाना चाहिए हमारा। आप कालाबाजारी करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप कालाबाजारी हम नहीं समझते हैं कि कोई विदेश में पढ़ता होगा या कोई बात करता होगा। आप बहुत करते होंगे तो पटना ऐसा छोटे शहरों में कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। अगर उसके लिए आप करते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। मौका था बिहार के कारोबारियों की एक बैठक का, जिसमें तालियों की गूंज के बीच मांझी साहब भूल गए कि सरकारी तंत्र का यही रवैया करप्शन की छोटी मछलियों को मगरमच्छ बनने का हौसला देता है। लेकिन शायद बिहार के सीएम को इसकी फिक्र नहीं है। खैर, मांझी साहब ने बयान तो दे दिया, सियासी तौर पर जब इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हुआ तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई। मैंने देखा नहीं, इसलिए उस पर बयान देना मेरा ठीक नहीं है। क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, पूरा बयान तो लोग लेते नहीं है, आगे पीछे का एक चीज लेते हैं। तो कुछ लोग होते बहुत आर्टिकुलेट, लेकिन ये तो बात कहने में सीधा साधा आदमी। वहीं दूसरे दलों ने भी इस बयान को लेकर जीतन राम मांझी को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और कालाबाजारी चाहे बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, जनता को जिसको सहना पड़ता है और जो गरीब लोग हैं सबसे ज्यादा उनको कष्ट होता है। इसलिए किसी को ये सर्टिफिकेट देना कि छोटे पैमाने पर कालाबाजारी होती है तो कोई गलत नहीं है। मैं समझता हूँ बड़े हों या छोटे हों, सरकार का ये फर्ज बनता है कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। देखिए, जो आम आदमी है उसको तो असर वो 4000 की कालाबाजारी से पड़ता है। जो खास आदमी हैं उनको असर 40 करोड़ की कालाबाजारी से पड़ता है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को तय करना लेना चाहिए कि सरकार उनकी आम आदमी के लिए चलती है कि खास आदमी के लिए चलती है। वैसे मांझी साहब बड़े बयानवीर हैं, लेकिन बयान देने के चक्कर में अक्सर हदें लांघ जाते हैं। इस दफे भी यही हुआ है। सवाल ये कि अगर मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स ऐसा नजरिया रखेगा तो फिर सुशासन के उस नारे का क्या होगा जिस पर यकीन करके बिहार की जनता ने सियासी बदलाव की बुनियाद रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात आ रहा है कि कभी कांग्रेस जेडीयू से हाथ मिलाती हुई जान पड़ती है, वहां पर आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का महा अलायंस भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी ऐसे बयान भी आ जाते हैं जो सुना अपने इस रिपोर्ट में मनीष तिवारी का बयान। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एक्सीडेंटल सीएम कहा जा सकता है। एक्सीडेंटल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने कुर्सी इसलिए छोड़ी थी कि वो न केवल पार्टी के भीतर उठे उबाल को काबू कर सकें, बल्कि अपने आने वाले वक्त के लिए खुद को त्याग मूर्ति के तौर पर स्थापित कर सकें।
अब ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हां, जिसे नीतीश ने सीएम बनाया उनकी बयानबाजी पार्टी के लिए बगलें झांकने का मौका जरूर रही है। सबसे ज्यादा किरकिरी उस वक्त हुई थी जब मांझी साहब जहानाबाद पहुंचे थे और यहां जनता ने बिजली को लेकर आवाज उठाई तो झुंझला गए और कह दिया कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो बिजली क्यों दे। और दूसरा बयान भी मांझी साहब का बड़ा चौंकाने वाला रहा। मांझी ने दलित युवकों को अंतर्जातीय विवाह करने की नसीहत दी ताकि जनसंख्या बढ़ाई जा सके। और हद तो तब हो गई जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर मांझी साहब ने यह कह दिया कि चूहा खाना खराब बात नहीं है, मैं भी चूहा खाता था। तो सरकार का ये हाल है। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री मांझी साहब ने जब से कामकाज संभाला है बयानों के चलते ज्यादा चर्चा में रहे, वहीं छोटे से वक्त में कई विवाद भी उनके साथ जुड़ गए। बहरहाल सरकार का हाल तो बता दिया, अब सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। बिहार में बाहुबलियों का सियासी प्रेम कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बाहुबली सियासत में आने के बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आते और गाहे बगाहे ऐसी मुश्किल खड़ी कर देते हैं जिसे लेकर उनके सियासी आकाओं को जवाब देते नहीं सूझता। इन दिनों पटना के सियासी गलियारों में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को लेकर भी कुछ ऐसी ही हलचल मची हुई है जिन पर लगे हैं सनसनीखेज इल्जाम। बिहार के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक बार फिर आरोपों के घेरे में, और इस बार अनंत सिंह पर बिहार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, जिसके बाद विधायक के ऊपर श्री कृष्णापुरी थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मसला बिहार का है, जहां के बाहुबली नेता और सत्ताधारी जेडीयू के विधायक अनंत सिंह हैं संगीन आरोपों के घेरे में। अनंत सिंह पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। जमीन लिखवा ले रहा और लिखवा के कह दे रहा कि पैसा न दे रहा, तब हमारा लड़का नहीं कुछ बोल रहा, हमरा आके बारम्बार धमकी देता रहा और 2 रोज धमकी दे रहा करन कि हमारा पैसा दे दे 10 करोड़ और ना तो हम एक लड़का को उठा ले। एगो पोता हमारे सामने खड़ा रहे, ओकरो कहलन कि तोरा हम उठा ले बाबू, अनंत सिंह। और उनका 2 गो बॉडीगार्ड बैठे रहे, 2-3 गो पुलिस रहे, 10-12 गो पुलिस गेट पर रहे, बहुत हमरा धमकी देता। इस मामले में पीड़ित परिवार ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें 2 सितंबर को विधायक अनंत सिंह खुद पीड़ित के घर पहुंचे थे, जिसमें आरोप लगा है कि वो पीड़ित की मां को धमका रहे हैं। इस वीडियो में हैरान करने वाली तस्वीर है एसके पुरी थाने के प्रभारी विद्यासागर की, जो विधायक के साथ मौजूद हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि एसके पुरी थाने में ही विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में थाने के प्रभारी विद्यासागर ने अपनी सफाई कुछ यूं दी है। वो एक राजू नगर ठेकेदार है, वो बता रहा है कि हम पैसा दिए हैं इनको। आनंद सिंह का कहना है कि हम पैसा दिए थे, बहुत पैसा, लेकिन वो जमीन दिया जो फर्ज जमीन दे दिया है और अधिक पैसा दिए थे, कम पैसा दिया है। कोई पैसा मांग रहे हैं। तो ये आरोप लग रहा है कि धमकी दिया आनंद सिंह ने? नहीं, पैसा मांग रहा है, वो पैसा अपना जो दिया हुआ आनंद सिंह का कहना है कि हम पैसा जो दिए वो पैसा मांग रहे हैं। लेकिन कल सीसीटीवी फुटेज में आप भी दिख रहे हैं और आपके सामने आनंद सिंह का पता चला था कि आनंद सिंह उसके घर पर गए हुए हैं और उसको पैसा मांग रहे हैं जो पैसा दिए थे, लेकिन वो आदमी नहीं था, इसलिए बात नहीं होगी। लेकिन पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उन्होंने धमकी दिया आनंद सिंह ने आपके सामने। नहीं, धमकी उसने नहीं दिया, पैसा आपने मांगा, जो पैसा उसने दिया। डायरी लेके गया था, वो डायरी अपना दिखा रहा था कि हम कितना पैसा। मामला दर्ज हुआ है? हाँ, मामला दर्ज हुआ आनंद सिंह पे। हाँ, आनंद सिंह। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक अनंत सिंह ने सफाई दी है और उल्टे पीड़ित पर आरोप लगाया कि उसने जमीन के एक सौदे में उनके साथ धोखा किया और पैसे खा गया। पैसा दिए थे, राजू का दस्तखत है, उसको माए के हम अर्जू विनती करने के लिए गए थे कि आपको बेटा हमारे साथ ऐसा किया, मोबाइल नहीं उठाता, न फोन उठाता है, तो अगर माए कहे कि हम बेटा को बोला बात करा देंगे आपसे, उसके बाद बात नहीं करवाया। और उसके बाद टीवी में देखे कैसे ऐसे आई, माया बोला उल्टा पुल्टा। जिस समय आप उसके घर पे गए थे पुलिस भी आपके साथ? पुलिस हमरा से बाद आए, 5 मिनट बाद पुलिस आए, कुछ जौड़े बैठल थे, कुल कहानी में कुल थे। वो साहब ने कह रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम 2-4 रोज के बाद आपको काम कर देंगे। तो हम एक बेटा बोला हमको बात करा दीजिए, उसको तो कहे कि हमारा कागज दिखाइए, तो कागज हम लेके गए, कागज कुल जाकर उनका दिखाया, कुल दस्तखत पर बेटा को देखे, और उसके बाद टीवी में चल रहा है, फिर देखेंगे। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन मसला एक बाहुबली और रसूखदार विधायक से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस या जांच से वाकई इंसाफ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर 10 करोड़ की इस रंगदारी का पूरा मामला है क्या। 22 अगस्त 2014 अनंत सिंह के आदमियों पर पीड़ित के घर रंगदारी और धमकाने का आरोप। 25 अगस्त 2014 पटना के कृष्णापुरी थाने में अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज और इसके बाद 2 सितंबर 2014 अनंत सिंह और श्री कृष्णपुरी थाने के प्रभारी विद्यासागर पीड़ित के घर पहुंचे। 2 सितंबर 2014 विधायक अनंत सिंह पर पीड़ित की मां को धमकाने का आरोप और 2 सितंबर 2014 पीड़ित के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में अनंत सिंह और थाना प्रभारी मौजूद। और हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता अमित झा जुड़ गए हैं इस वक्त। अमित, इस मामले में अनंत सिंह पर जिस तरह के केस दर्ज हुए हैं, इसमें क्या कार्रवाई हो पाई है? जिस तरह की दलीलें अनंत सिंह रख रहे हैं और वहां पर पुलिसकर्मी रख रहे हैं, इनसे साफ लग रहा है कि ये मामले की लीपापोती करने के प्रयास में है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जांच कहां तक पहुंची है? अभी देखिए, इस तरह के आरोप अनंत सिंह पर पहले भी लगते रहे हैं, चाहे वो पत्रकार की पिटाई का मामला हो या उनकी एक निजी होटल था बुद्धा हेरिटेज होटल, उस पर बिहार सरकार के मंत्री ने ही आरोप लगाया था कि ये जो निर्माण किया गया है वो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। और ऐसी कई आरोप अनंत सिंह पर इससे पहले लगते रहे हैं और ये साफ जाहिर होता रहा है कि प्रशासन का कहीं न कहीं सहयोग रहा है बाहुबली विधायक को। और कहा भी जाता रहा है बिहार में कि एक सरकार नीतीश कुमार की हुआ करती थी और एक सरकार के नाम से अनंत सिंह जाने जाते थे। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, यही बात है कि जिस तरह से एसके पुरी के थाना सामने नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, तो कहीं न कहीं ये शक पैदा होता है कि कार्रवाई जो करने की बात कर रही है पुलिस, वो निष्पक्ष कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक चीज और हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे इस मामले में कि जो अनंत सिंह का मामला गहराया है और अनंत सिंह ने जब सफाई दी उसके बाद कई सबूत भी पेश किए गए, जिसमें जो आरोप लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजू सिंह, वो भी काफी विवादित रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनकी एक अश्लील तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अनंत सिंह का कहना है कि उनके पैसे लेकर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक चले गए और अब पैसा नहीं लौटा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब पुलिस अनंत सिंह के साथ जाती है, थानाध्यक्ष जाते हैं, तो ऐसे में मामला कहाँ कैसे निष्पक्ष? ये अभी सवालों में है। जिस तरीके से इस मामले को आगे अब जांच इस पर बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला आपने देखा। अब खुद पर दर्ज मामले पर मासूम सफाई देने वाले अनंत सिंह कितने मासूम हैं, इसका अंदाजा इस फहरिस्त पर नजर डालकर आप लगाइए। आपको बताते हैं इससे पहले किस तरह के मामले चले हैं उन पर। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं और छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं। अनंत सिंह के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। 2005 में अनंत सिंह ने चुनावी हलफनामे में 3,40,000 रुपए की संपत्ति घोषित की, जो 2010 में बढ़कर 38,84,000 हो गई। 2004 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में AK-47 राइफल खुलेआम लहराने का भी आरोप है। नवंबर 2007 में एक टीवी पत्रकार को पीटने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। 2013 में अनंत सिंह पर एक बिल्डर से 12 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज है। अनंत सिंह पर जेडीयू विधायक परवीन अमानुल्लाह ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। अनंत सिंह जानवरों के शौकीन हैं। घर में 8 घोड़े और 1 हाथी पाल रखे हैं। अनंत सिंह बिहार के पहले ऐसे विधायक हैं जो मर्सिडीज कार से विधानसभा आते जाते थे। और इस मामले में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद विधायक अनंत सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? बिहार में जेडीयू की सरकार है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। श्री कृष्णपुरी थाना प्रभारी विद्यासागर पीड़ित के घर पर आखिर विधायक के साथ क्या कर रहे हैं? क्या इस मामले में पुलिस और विधायक में कोई साठगांठ है? मांझी सरकार ने अभी तक अपने आरोपी एमएलए पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले के आरोपी कांग्रेस सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों से रंजीत सिन्हा ने 3-4 महीने में करीब 15-16 मुलाकातें की थी। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक विजय दर्डा ने 28 जनवरी 2014 को सीबीआई चीफ से मुलाकात की थी, जबकि देवेंद्र दर्डा ने 28 जनवरी से लेकर 29 मई के बीच 13 बार मुलाकात की थी। मजे की बात यह है कि इसी दौरान सीबीआई ने विजय दर्डा के खिलाफ 2 मामलों को बंद किया था। ये 2 मामले जेएलडी यवतमाल एनर्जी और जेएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल को कोयला आवंटन से जुड़े हुए थे। सीबीआई की दलील थी कि इन मामलों में घोटालों के सबूत नहीं मिले थे। हालांकि सीबीआई ने एएमआर आयरन एंड स्टील पावर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
और इतना ही नहीं, मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी के साथ भी रंजीत सिन्हा का कनेक्शन सामने आया है। जी मीडिया के पास मोइन कुरैशी के 15 महीने में 90 बार सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर जाने के सबूत हैं। ये माना जा रहा है कि वो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के नजदीकी हैं और तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर के विजिटर बुक में हुई एंट्री में मोइन कुरैशी का नाम साफ दिखाता है कि वो उनके घर मिलने जाते रहे। डीएनए अखबार की इस एक्सक्लूसिव पोर्टल से ये साफ दिखाई पड़ता है कि दिल्ली का 2 जनपद जो कि रंजीत सिन्हा का निवास है, वहां कुरैशी पिछले 15 महीने में 90 बार गए। DL12CC1138 इस नंबर की गाड़ी जो AMQ फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, उसने कई बार रंजीत सिन्हा के 2 जनपद वाले बंगले में एंट्री की और विजिटर रजिस्टर भी यही दिखाता है। इसके अलावा DL7CG3436 ये कार जो नसरीन मोइन कुरैशी C134 डिफेंस कॉलोनी के नाम से रजिस्टर्ड है, इस कार की अब तक कम से कम 5 एंट्री इसमें दिखाई गई है। कि क्या सीबीआई डायरेक्टर को ये छूट है कि जिन लोगों का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं या सीबीआई कर रही है, वो लोग बार बार 50 बार उनके घर पर आकर उनसे मिलते रहें? क्या ये नहीं दिखाता कि भाई, और खासकर ऐसे केसेस में जैसे 2G वाला केस है जिसमें कि सीबीआई डायरेक्टर के जो भी हस्तक्षेप हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि वो उस केस को खत्म करना चाहते थे और जो लोग उसमें अक्यूज थे उनको बरी करवाना चाहते थे। ऐसे स्थिति में अगर वो लोग 50 बार आकर उनके घर पर उनसे मिलते हैं तो इसका क्या समझा जाए। और आपको बताएं, इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज मची है। इसकी जानकारी मेरे पास भी है और ये जो सीबीआई डायरेक्टर है वो इस पोस्ट के लायक नहीं है। सरकार ने क्यों उनको सीबीआई डायरेक्टर बनाया मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो तो मैं उनके बारे में कई लोगों से सुना हूं कि वो ठीक है, पाक साफ आदमी नहीं है। It is very important that the CBI director should not mingle with the accused or persons from accused companies. And therefore, I think now this fact has been placed before the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court would take cognizance of this and will take appropriate action. ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन ये मामला अब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। ये जो भी इसके बारे में जो कहा जा रहा है, ये अगर सही साबित होती तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट के दायरे में है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, इस पे कोई टिप्पणी देना बड़ा मुश्किल है। और अब होगी खबर आपके काम की। इबोला से दुनिया के सभी देश खौफ में हैं, क्योंकि इस बार इबोला की ताकत पहले से 4 गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन अब एक अच्छी खबर है जिसने पश्चिमी अफ्रीका में जानलेवा इबोला वायरस से जूझ रहे लोगों के अंदर आशा की एक नई किरण जगा दी है, जहां वैज्ञानिकों ने ZMapp नाम की दवा से इबोला से प्रभावित बंदरों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। देखिए रिपोर्ट। ये बेहद खतरनाक है, आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसने आपको छू लिया तो मौत 90% पक्की है। जी हाँ, अब तक आप भी इस वायरस के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका में इसने जो कहर ढाया है वो आज तक किसी बीमारी ने नहीं ढाया। इबोला यूं तो पश्चिमी अफ्रीका में पहले भी फैल चुका है, लेकिन इस बार इसकी ताकत पहले से 4 गुना ज्यादा हो गई है। दुनिया भर के सभी देश इससे खौफजदा है, लेकिन अब उन सब के लिए एक अच्छी खबर है जिसने पश्चिमी अफ्रीका में जानलेवा इबोला वायरस से जूझ रहे लोगों के अंदर आशा की एक नई किरण जगा दी है। वैज्ञानिकों ने ZMapp नाम की दवा से इबोला से प्रभावित बंदरों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। शोधकर्ता ने कहा है कि अध्ययन के दौरान दवा के प्रभाव से इबोला से संक्रमित सभी 18 बंदर स्वस्थ हो गए। इबोला के खिलाफ लड़ाई में ये महत्वपूर्ण कदम है। खास बात तो ये है कि दवा तब भी प्रभावी रही जब उसे मरीज को देरी से दी गई।
साइंस जर्नल लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक बंदरों पर इसके नतीजों के आधार पर इबोला से पीड़ित कई इंसानी मरीजों को हाल में ये दवा दी गई है। शोध के दौरान इबोला से संक्रमित बंदरों को हर 3 दिन के अंतराल पर दवा दी गई। कुछ बंदरों को संक्रमित होने के 3 या 4 दिन के बाद दवा दी गई, वहीं कुछ को 5वें दिन दी गई, लेकिन ये असरदार साबित हुई। इस दवा में 3 एंटीबॉडी मौजूद है। इस दवा से खून के रिसाव और त्वचा पर छालों जैसे इबोला के लक्षणों में सुधार आता है। कुल मिलाकर अगर ये दवा इंसानी मरीजों पर भी इसी तरह असरदार रही तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी चुनौती बन चुकी इबोला बीमारी से निजात पाने का ये क्रांतिकारी प्रयोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ संगम प्राइम में इतना ही। नमस्कार।